सन 1990 का वो दौर जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था। देश का लोकतंत्र और उसकी तमाम व्यवस्थाएं मूक दर्शक बनकर देख रही थी। मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस अनाउंसमेंट हो रही थी। कश्मीर की आजादी के नारे लग रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुओं से कहा जा रहा था कि अपना घर, धन दौलत और अपनी औरतें छोड़कर चले जाओ। महिलाओं के साथ ब्रूटल रेप हो रहे थे और मजबूरी में एक बहुसंख्यक आबादी को यानी कि कश्मीरी पंडितों को अपनी जगह, अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। वहां से पलायन करना पड़ा। पूरी सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कश्मीरी हिंदुओं की वो सच्चाई है जिसको इतिहास में हमेशा दबाकर रखा गया। ये बात सच है कि माइनॉरिटीज के साथ कई बार बहुत खराब व्यवहार हुआ है, पर यह भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही खराब व्यवहार हुआ, या फिर यूँ कहें कि उससे भी ज्यादा। ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम खुद से डरता है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम लोग अपने ही लोगों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें ये मानने से भी डर लगता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है। सोचिए कहां से आई है ये सोच कि बहुसंख्यक कभी पीड़ित नहीं हो सकते या फिर अल्पसंख्यक कभी गलत नहीं हो सकते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़कर उनके मुद्दों को देखना शुरू कर दें? खैर, मुद्दे से ना भटकते हुए आज हम आपको बताते हैं कश्मीरी पंडितों का वो पूरा सच, जिसे सुनने के बाद हमें यकीन है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों में दबी उन काले अक्षरों से लिखी कहानी को। कहानी शुरू होती है राजनीति से, और इस कहानी की शुरुआत होती है फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने साल 1982 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला के बाद सीएम की शपथ ली। इसके बाद आता है साल 1983, जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि इलेक्शन को जीत भी लिया। लोकसभा चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और ज्यादा तूल पकड़ने लगी। इसी कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। फारूक अब्दुल्ला के जीजा यानी कि गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 13 विधायक और कांग्रेस से 26 विधायक जोड़कर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर करके अपनी सरकार बनाई। इस सरकार का कश्मीर के लोगों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन करने लगे। शायद आपको पता न हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर सबसे पहली हिंसा का मामला सामने आया 1986 में, यानी कि जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया। उसके बाद तुरंत अनंतनाग के कई कश्मीरी पंडितों पर और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। ये बात आप लोगों में से जो पहले से ही जानते थे वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं। इस घटना से आप समझ गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों को मारने का ये सिर्फ एक ट्रेलर था। 19 जनवरी को तो कश्मीरी पंडितों को पूरी खूनी फिल्म से रूबरू करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस दौरान मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगाए गए, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिस में जो हिंदू लोग काम करते थे वो लोग मास कैजुअल लीव पर चले गए। घाटी के माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और इस तरह आजादी के बाद पहली बार घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कश्मीर का माहौल बिगाड़ने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार साल 1987 का विधानसभा चुनाव था। जी हाँ दोस्तों, उस चुनाव से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में रह रहे लोगों की नजर में एक ऐसे नेता बन गए जिन्होंने कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया। इस गठबंधन की सरकार से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। जीतने के बावजूद भी अलगाववादियों ने गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाटी में कट्टरवाद फैलना शुरू हो गया। इसके बाद साल 1988 आते आते सिनेमा घर, पार्क, ब्यूटी पार्लर सब कुछ आतंकवादियों के निशाने पर था। चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है का नारा लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा भी बुलंद किया, और वही दौर था जहां से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। क्या आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों में सबसे पहले किस पंडित की हत्या हुई? नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि साल 1989 तारीख थी 14 सितंबर। उस दिन हत्या हुई भाजपा के अध्यक्ष और वकील टीका लाल टपलू की।
इसके बाद 4 नवंबर को JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुद JKLF ने ही ली और आपको यकीन नहीं होगा कि उस वक्त मस्जिदों, सड़कों और गलियों पर हर तरफ एक ही नारा दिया गया था, रालिब, गालिब या चालिब। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। आलम ये था कि तत्कालीन VP सिंह की सरकार में जो गृह मंत्री थे, जिनका नाम मोहम्मद सईद था, उनकी बेटी का अपहरण JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया, जिस वजह से सरकार को ना चाहते हुए भी JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उस दौर में घाटी का हर एक हिंदू आतंकवादियों के निशाने पर था। हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे और परिस्थितियां इतनी खराब थी कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से एक अखबार जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन में लिखा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घाटी में हालात को बिगड़ते हुए देखकर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को फिर से जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जो कि पहले भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। जगमोहन की नियुक्ति अलगाववादियों के लिए आग का कांटा बन गई और इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी की उस रात को आज भी कयामत की रात की तरह याद करते हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उनकी बेटी और पत्नियों को अगवा करके, उनके साथ रेप करके उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। यही वजह थी कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित रातों रात अपना घर, अपनी जमीन कश्मीर को छोड़ने को मजबूर हो गए। उस रात घरों का सामान बिखरा पड़ा था, गैस स्टोव पर रसोई घर में बर्तन चढ़े हुए थे, घरों के दरवाजे खुले हुए थे, हर एक घर सूना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि भूकंप के कारण जैसे कि घर वाले अचानक घर छोड़कर भाग खड़े हुए हों। हुआ भी ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं था। एक रात में ही करीब 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, बल्कि 2.5 लाख से 3 लाख कश्मीरी पंडित घर छोड़कर भाग गए थे। अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयान नहीं हो पाता तो जरा सोचिए और समझिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है। इस देश में कश्मीरी पंडितों का हिस्सा 15% था, लेकिन अब उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई है। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 रह जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द होता है, नरसंहार। 19 जनवरी के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई, उन्हें मारा गया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, वो दर्द तो हमें समझ में आता है, लेकिन जो दर्द हम देख नहीं पाते वो हम समझ भी नहीं पाते। जैसे कि अनाथ हो गए बच्चे, रिश्तेदारों के हाथों उनके उत्पीड़न के कई मामले सामने आए। 1990 के बाद करीब 800 बच्चे मेंटली बीमार पाए गए, पीड़ित पाए गए और महिलाओं की हालत तो पलायन से पहले भी खराब थी और बाद में भी उससे भी ज्यादा खराब थी। फिजिकली प्रेशर और मेंटली प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा था। पिछले 32 सालों से इन लोगों को इंतजार है कि उनके कातिलों को सजा मिलेगी, वो बेखौफ अपने घर वापस जाएंगे, उन गलियों में फिर से सिर उठाकर घूम सकेंगे जहां कभी उनका हंसता खेलता बचपन बीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया था, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इतना शेयर इतने सारे लोगों के लिए क्या काफी है। 19 जनवरी 1990 की उस रात को जो मौत का तांडव हुआ, जो लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, क्या उनके दर्द को वो लोग कभी भूल पाएंगे? क्या उनके उस दर्द को कभी इंसाफ मिल पाएगा? सच तो ये है कि 1990 में भी घाटी में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था और आज भी वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। सरकार को कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना चाहिए, उनके घर वापस उन्हें पहुँचाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।